आइए पोषी स्तरों और उनमें ऊर्जा के प्रवाह को समझें। तो अलग अलग जीव जिस तरह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन तरीकों को जब हम रेखा चित्र के रूप में दर्शाते हैं तो हमें पिरामिड के रूप की यह संरचना मिलती है। यहाँ हम कई स्तर देख सकते हैं। यही स्तर पोषी स्तर कहलाते हैं। इनमें सबसे निचले स्तर पर वनस्पतियां और पेड़ पौधे आते हैं। इन्हें हम उत्पादक या प्रोड्यूसर कहते हैं। इन्हें उत्पादक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं। इसके बाद अगले स्तर में जो जीव आते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। ये शाकाहारी जीव होते हैं। इन्हें हम शाकाहारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधों और वनस्पतियों को खाकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे हिरण, खरगोश और कुछ कीड़े मकोड़े। इसके बाद अगले स्तर में आने वाले जीवों को हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ये छोटे मांसाहारी जीव होते हैं जो इन शाकाहारी जीवों को खाकर इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन चूंकि ये सर्वोच्च मांसाहारी जीव नहीं होते, इसलिए हम इन्हें छोटे मांसाहारी जीव कह रहे हैं। सर्वोच्च मांसाहारी नहीं होने का मतलब ये है कि इनके आगे भी कुछ जीव होते हैं जो इन मांसाहारी जीवों और इन शाकाहारी जीवों दोनों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और ऐसे जीव तृतीय उपभोक्ता का स्तर बनाते हैं। इस स्तर पे हम शेर, चीता, मनुष्य, बाज, चील इत्यादि जीवों को रख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें पोषण के कई स्तर मिलते हैं। जैसे ये पहला स्तर हुआ उत्पादक का, दूसरा स्तर हुआ प्राथमिक उपभोक्ता का, तीसरा स्तर हुआ द्वितीय उपभोक्ता का, चौथा स्तर हुआ तृतीय उपभोक्ता का। हालांकि पारितंत्र में हमें इससे अधिक स्तर भी देखने को मिल सकते हैं या इससे कम स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 4 या 5 ही पोषी स्तर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि इन पोषी स्तरों में सबसे निचले स्तर में यानी कि उत्पादक के स्तर में जीवों की संख्या सबसे अधिक और सबसे ऊपरी स्तर में यानी शीर्ष उपभोक्ता के स्तर में जीवों की संख्या सबसे कम होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा के प्रवाह को समझना होगा। लेकिन ऊर्जा का प्रवाह यहाँ जितना आसान दिख रहा है कि उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे और प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाएंगे और फिर उन्हें तृतीय उपभोक्ता खाएंगे, ये ऊर्जा का प्रवाह इतना आसान होता नहीं है। इसे समझने के लिए आइए हम पहले आहार जाल और आहार श्रृंखला को समझते हैं। तो आप यहाँ पर एक जाल नुमा संरचना देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे जीवों को दर्शाया गया है। यहाँ पर यदि हम किसी एक श्रृंखला की बात करें, जैसे यदि हम यहाँ पर बात करें कि मेढक को सांप खाएगा, फिर सांप को चील खाएगा, तो इस तरह से जो एक श्रृंखला मिलती है इसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। लेकिन पारितंत्र में हमें आहार श्रृंखलाएं स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती हैं, बल्कि वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी एक आहार श्रृंखला के जीव आवश्यक नहीं कि उसी श्रृंखला के दूसरे जीवों को खाएं, वे दूसरी आहार श्रृंखलाओं के जीवों को भी खा सकते हैं। जैसे यहाँ सांप मेढक को भी खा सकता है, वह पक्षी को भी खा सकता है, वह छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा सकता है, और इस तरह से वह कई दूसरे जीवों को खा सकता है। दूसरे जीव भी दूसरी आहार श्रृंखलाओं के कई जीवों को खा सकते हैं। तो इस तरह जब कई आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो इससे हमें जो संरचना देखने को मिलती है इसे ही हम कहते हैं आहार जाल या फूड वेब। लेकिन इस आहार जाल के बनने के बावजूद भी जीवों के भोजन प्राप्त करने के तरीके के आधार पर हम यहाँ उन्हें अलग अलग स्तरों में देख सकते हैं। जैसे यह उत्पादकों का स्तर है, इसी तरह यह प्राथमिक उपभोक्ताओं का स्तर हो सकता है, यह द्वितीयक उपभोक्ताओं का स्तर है, और यह सर्वोच्च उपभोक्ताओं का स्तर है। इसके अलावा जीवों का एक ऐसा भी वर्ग है
जिन्हें हम इन पोषी स्तरों में कहीं नहीं रखते। इन्हें अपमार्जक या डीकम्पोजर्स कहा जाता है। ये इन सभी जीवों के मृत होने पर उनके शरीर से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये मृत शरीर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये कवक हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, या इसी तरह के कुछ अन्य जीव हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ जीव ऐसे भी हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। जैसे हम मनुष्य शाक सब्जियां भी खाते हैं, लेकिन साथ ही हम दूसरे जीवों का मांस भी खाते हैं। इस तरह के जीवों को सर्वाहारी कहा जाता है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि हम मनुष्यों को प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर में रख दें? आमतौर पर हमें दूसरे जीव नहीं खाते हैं, इसलिए हम मनुष्य को प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पर नहीं रखते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें यह समझ में आता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह उतना आसान है नहीं जितना यह दिखता है। फिर भी हम ये स्तर बनाते हैं ताकि हम पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को आसानी से समझ सकें। आइए अब हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं कि सबसे निचले स्तर पर, यानी कि उत्पादक के स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक और सबसे ऊपरी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम क्यों होती है। तो इसका कारण यह है कि जब किसी एक स्तर के जीवों को खाकर उससे अगले स्तर के जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण काफ़ी कम होता है। आमतौर पर एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है। बाकी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में मुक्त हो जाती है। यह ऊर्जा भोजन को पचाने, शरीर को गर्म रखने या ठंड से बचाने इत्यादि जैसे कार्यों में खर्च हो जाती है। तो जब हम सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंचते हैं तो वहां काफ़ी कम ऊर्जा बचती है, इसीलिए अगले स्तर को बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। यही कारण है कि हमें पोषी स्तर में 4 या 5 से अधिक पोषण स्तर देखने को नहीं मिलते हैं। और चूंकि सबसे निचले स्तर पे सबसे अधिक जीव होते हैं और ऊपरी स्तर पे सबसे कम जीव होते हैं, इसीलिए हमें विभिन्न पोषण स्तरों की संरचना पिरामिड के रूप में देखने को मिलती है। चूंकि सबसे निचले स्तर के जीव, जो कि पेड़ पौधे और वनस्पतियां होते हैं, सीधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो कि काफ़ी आसान होता है। यही कारण है कि इस स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊर्जा की मात्रा कम होते जाने के कारण सबसे ऊपरी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है। अब जब हम पोषण स्तरों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ और समझने लायक है जो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है, और इसे हम कहते हैं जैव आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन। देखिए, उत्पादक पेड़ पौधे और वनस्पतियां होते हैं। हम इन वनस्पतियों से भोजन प्राप्त करते हैं और इसके लिए प्रायः हम कीटनाशकों का उपयोग करते हैं ताकि हम अच्छी उपज प्राप्त कर सकें। तो जो हम यहाँ पर कीटनाशक उपयोग करते हैं, वे कीटनाशक इनमें संचित हो जाते हैं, और जब इन्हें शाकाहारी जीव खाते हैं तो ये कीटनाशक उनके शरीर में चले जाते हैं। इन कीटनाशकों की विशेषता ये होती है कि ये उनके शरीर से बाहर नहीं निकलते, बल्कि वहाँ संचित होते चले जाते हैं। इसी तरह से जब इन शाकाहारी जीवों को आगे मांसाहारी जीव खाते हैं, तो इनके शरीर से ये कीटनाशक उनके शरीर में जाकर के संचित हो जाते हैं। चूँकि ये बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए जीवों के शरीर में इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों की सांद्रता बढ़ती चली जाती है, और अंतिम स्तर तक आते आते इन रासायनिक पदार्थों और कीटनाशकों की सांद्रता काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, जो कि हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। तो एक कारण यह भी है कि इससे अधिक पोषण स्तर हमें देखने को नहीं मिलते।